दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी के नाम को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। पहले इस संग्रहालय का नाम देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था। शुक्रवार 16 जून को सरकार ने इसका नाम नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी से बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे और श्रोमणी अकाली दल के नेता नरेश गुजराल ने कहा कि वह जवाहरलाल नेहरू को सर्वोच्च सम्मान देते हैं, लेकिन संग्रहालय का नाम उन पर नेहरू कैसे रखा जा सकता है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान नरेश गुजराल ने कहा, जहां तक नाम को लेकर विवाद है, मुझे लगता है कि यह गैर जरूरी विवाद है, बेकार का विवाद है, इसमें विवाद करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जब वहां 15 प्रधानमंत्रियों के काम को पहचान मिल रही है, जब संग्रहालय सभी 15 PM के लिए है, तो अब इसका नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर कैसे रखा जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि आवश्यक विवाद नहीं है, ये अनावश्यक है। नरेश गुजराल ने आगे कहा, हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं जवाहरलाल नेहरू को सर्वोच्च सम्मान देता हूं और मुझे लगता है कि वह आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। उन्होंने भारत को मजबूत बनाने की नींव रखी थी। फिर भी जब हम उनके नाम पर विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं तो हम उनकी स्मृतियों को कम करते हैं, मतलब उनके कंट्रीब्यूशन को हम भुला देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। वहीं भारत के एक अन्य पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर ने भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद शेखर ने म्यूजियम का नाम बदलने के कदम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कांग्रेस पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सांसद शेखर ने कहा कि उनके पिता ने कांग्रेस के साथ भी काम किया था, लेकिन वह पार्टी कभी वंश से परे नहीं देख पाई। मतलब जिस घर के अंदर 30 साल तक प्राइम मिनिस्टरशिप रही और वो अभी उसका पेट नहीं भरा। उन्होंने संग्रहालय में अब प्रत्येक PM को सम्मान मिलने की बात कही। वह कांग्रेस अध्यक्ष की आलोचना का जवाब दे रहे थे। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा था कि जिनका कोई इतिहास नहीं वो दूसरों का मिटाने चले हैं। उन्होंने बीजेपी पर तानाशाही रवैये रखने का आरोप लगाया था। और मैं आपको बता दूं कि ये इतना बड़ा देश है, अगर बीजेपी इस तरीके से एक एटीट्यूड में वर्क नहीं करेगी तो कैसे पूरे देश को कंट्रोल करेगी। ऐसे तो पप्पू की तरह बेवकूफ़ बना देंगे। नरेंद्र मोदी को हल्के में न लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आसमान में उड़ने के बावजूद एरोप्लेन में क्यों होता है हॉर्न, क्या आप जानना चाहेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबका न्यू क्वांटम क्लासेस पर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं आपको बता दूं आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। खुले आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज में भी हॉर्न होता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इस बात से अधिकतर लोग अनजान होंगे। आज हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है। जैसा कि हम जानते हैं कि सड़क पर चलती गाड़ियों में हॉर्न तो होता ही है, ये सब जानते हैं। चाहे बस हो, कार हो, बाइक हो, रोड पर चलने वाले हर वाहन के अंदर हॉर्न होता है। यहाँ तक कि रेल की पटरियों पे चलती है फिर भी हॉर्न होता है, जो अलग पटरियों पर दौड़ती है। लेकिन खुले आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज में भी हॉर्न होता है। इस बात को जानकर आप में उत्सुकता होगी। इस बात से बहुत से लोग अनजान भी होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एरोप्लेन जब आकाश में उड़ता है तो उसे हॉर्न की क्या ज़रूरत है, क्या काम है हॉर्न का? वहाँ तो कोई ट्रैफिक नहीं है, हटाना होता जो हॉर्न की आवश्यकता पड़े। इन जैसे तमाम सवालों के जवाब के लिए आपको धैर्य बनाए रखना है और वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको जानकारी होगी इस चीज़ की। क्या काम है हवाई जहाज में हॉर्न का, पहले तो ये समझिए। दरअसल हवाई जहाज में हॉर्न तो होता है, लेकिन वो पक्षी आदि चीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए आपको बता दें कि हवाई जहाज में जो हॉर्न होता है वो सड़क पर चलने वाले आम वाहनों की तरह भी नहीं होता। यह उनसे बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है।
इसकी आवाज़ में भी अंतर है। एरोप्लेन में लगा हॉर्न एक अलार्म और अलर्ट की तरह काम करता है, अलार्म की तरह काम करता है। जैसे मान लो लाइट चली जाती है तो जो आपका इन्वर्टर होता है उससे आवाज़ आती है, समझिए वैसे ही हवाई जहाज़ में हॉर्न का इस्तेमाल किसी भी खतरे से ग्राउंड पर मौजूद स्टाफ को सावधान करने और उनसे संपर्क साधने के लिए किया जाता है। यदि हवाई जहाज़ में उड़ान भरने से पहले कोई खराबी आ जाए, इमरजेंसी के दौरान पायलट इस हॉर्न का इस्तेमाल ग्राउंड पर मौजूद टेक्निकल स्टाफ को मैसेज भेजने के लिए भी करता है। और आपको बता दें कब हॉर्न का उपयोग नहीं किया जाता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लेन में हॉर्न का कंट्रोल बटन भी सारे कंट्रोल बटनों की तरह कॉकपिट में मौजूद होता है, क्योंकि ये बटन भी औरों की तरह होता है, तो इसलिए इस बटन के ऊपर GND लिखा होता है, जिससे इसकी पहचान आसानी से हो जाती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्लेन के टेक ऑफ करने के समय, जब उड़ान भरने के समय इस हॉर्न का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि हवाई जहाज़ की वार्निंग सिस्टम को बंद कर दिया जाता है, पूरा ध्यान उड़ने पर दिया जाता है। एक और बात बता दें, हॉर्न ऑटोमेटिक भी होता है। जानकारी के लिए बता दें कि प्लेन में ऑटोमेटिक हॉर्न भी होते हैं, जो प्लेन में आग लगने या कोई टेक्निकल फॉल्ट आने पर बजने लगते हैं। इसमें ख़ास बात तो यह है कि अलग अलग तरह की खराबी आने पर अलग अलग आवाज़ में हॉर्न बजते हैं, जिससे नीचे ग्राउंड पर मौजूद एयरक्राफ्ट इंजीनियर को खराबी वाले पोर्शन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी हो जाती है और उस जानकारी को दुरुस्त करके हवाई जहाज़ को दुरुस्त कर देते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। बात 16 अप्रैल 1948 की है कि आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद के कोलंबियन अध्यक्ष डॉक्टर लोपेज ने परिषद के सदस्यों को यह बताया कि अरब और यहूदियों के साथ अस्थायी संधि की बातचीत किसी परिणाम पर नहीं पहुंची है। आपको बता दें कि जब इजराइल नहीं हुआ करता था, केवल फ़िलिस्तीन था और वहां पर अंग्रेज़ों का शासन था फ़िलिस्तीन में, तो फ़िलिस्तीनों ने अंग्रेज़ों से फ़िलिस्तीन जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इजराइल के जो मुख्य अधिकारी थे या मुख्य लोग थे उनसे कह दिया कि हम आपको कुछ लैंड दे देंगे, फ़िलिस्तीनियों से कह दिया कि हम यहूदियों को वहाँ से भगा देंगे। तो ये सारे मैटर पर लेकर के मैंने आपको वीडियो बनाया। ब्रिटिश और औपनिवेशक सेक्रेटरी श्री आर्थर क्रिच जॉक्स ने कल रात यहाँ पहुँचते ही घोषणा की। ये 15 अप्रैल 1948 की बात है। हम और आगे नहीं रुकेंगे, हम काफ़ी रुक चुके हैं। मुझे आशा है कि ब्रिटिश फ़ौजें 1 अगस्त, यहाँ अप्रैल की बात है तो 1 अगस्त से पहले फ़िलिस्तीन छोड़कर चली जाएंगी। ये बातचीत थी क्रिच जॉक्स के बीच में। फ़िलिस्तीन संधि के बारे में एक प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के सम्मुख उपस्थित करते हुए डॉक्टर लोपेज ने कहा था कि वे नई सिफारिशों पर परिषद के सदस्यों से बातचीत कर चुके हैं और वे परिषद के अस्थायी संधि और अस्थायी ट्रस्टीशिप संबंधी प्रस्ताव पर आधारित हैं। आपने कहा कि जो कुछ कहा जा चुका है उसके बावजूद मेरा दिल गवाही दे रहा है कि फ़िलिस्तीन के बारे में शीघ्र ही संधि हो जाने का पूरा विश्वास है। श्री वॉरेन ऑस्टिन अमेरिका से ब्लॉग करते ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह भी घोषणा की थी कि यह संधि योजना विश्व शांति का हित सामने रखते हुए ही की गई है। और आपको बता दें कि ब्रिटिश प्रतिनिधि श्री क्रिच जॉक्स ने आज आम सभा में विशेष अधिवेशन में, जो कि फ़िलिस्तीन विभाजन के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए बुलाया गया है, बहस शुरू करते हुए यहूदी नेता डॉक्टर इमानुएल न्यूमान के इस कथन का खंडन किया कि ब्रिटिश सरकार फ़िलिस्तीन का विभाजन स्वीकार कर चुकी है। ये थी दो मुहिम बातें। अंग्रेज़ों ने हमेशा डिवाइड एंड रूल का अपनाया है फंडा। आपने कहा कि यहूदियों ने 16 मई को ब्रिटेन द्वारा छोड़े जाने के एक दिन बाद जो यहूदी राज्य स्थापित करने की घोषणा की है, यह बिल्कुल उनकी अपनी है, ठीक है, मतलब यहूदियों की है और उसका ब्रिटिश सरकार से कोई संबंध नहीं है। ये अपनी बात को कह करके मुकर गए। कुछ भी हो, यह मामला अब संयुक्त राष्ट्र से संबंध रखता है। मतलब जो फ़िलिस्तीन और इजराइल का मैटर था संयुक्त राष्ट्र में पहुंच गया, जिस तरीके से भारत का कश्मीर मुद्दा वहाँ पर पहुंच गया यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड नेशन में। अरबों और यहूदियों के बीच संधि कराने का प्रस्ताव के बारे में आपने यह घोषणा की कि संधि कराना मेरा काम नहीं है, यह तो यहूदी और अरब स्वयं आपस में फैसला कर लें।